एक रोज़ की बात है। हमारे घर में फ्रिज पे एक डेयरी मिल्क रखी हुई थी और डेयरी मिल्क से मैंने एक टुकड़ा निकाला और खा लिया। मेरी बहन आई और मेरे को जो लताड़ा, फिर उसके बाद मैंने भी उसके बाल को पकड़ा और उसको खूब लताड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को इतनी दूर तक खिसकाया कि मम्मी और पापा का अब बोलबाला शुरू होने वाला था। और आते ही मम्मी ने बेलन हाथ में उठाया, पापा ने चप्पल हाथ में उठाई और दोनों ने एक बात बोली कि तुमको पता है हम इंसान जानवरों से भी खतरनाक, और हम इंसान असल में जानवर हैं। तो जब घर के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम इंसान भी जानवर हैं, तब मैंने सोचा कि क्या ये सिर्फ एक कथन है, एक कहानी बुनी गई है। पर नहीं, इस पर वैज्ञानिक ठप्पा भी लगा है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज एक ऐसे जानवर की बात कर ली जाए जो जानवर हमारी आम जिंदगी में बहुत आसानी से मिल जाता है। जिस जानवर को देखने के लिए हमें जू नहीं जाना पड़ता है, जो जानवर आज गलियों से, सड़कों से उठकर हमारे घरों में, आंगन से भी उठकर हमारे बेडरूम के बेड तक आ चुका है। और इस जानवर को हम बड़े प्यार से, बड़े ही गुस्से से और बड़े ही डर से कुछ लोग कुत्ता बुलाते हैं। हम बात करेंगे आज इस ITM के एपिसोड में उस मुद्दे की कि किस तरीके से या क्या ये गली के कुत्ते आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, और क्या ये कोई मुद्दा है भी या नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो ज़रा कल्पना कीजिए कि आपके 7 साल की एक बेटी है, नाम है रूहाना। काल्पनिक नाम रख रहा हूँ, कल्पना है। तो रूहाना खेल रही है बाहर आंगन में। होली का वक्त है, रंग खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, पिचकारियाँ से खेल रही है, खूब खुश है। आप भी अंदर हैं, काम कर रहे हैं कुछ, और अचानक से आपको 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज़, रगेदने की आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़, जिसमें आपकी रूहाना की भी आवाज़। आप दौड़े दौड़े बाहर जाते हैं देखने कि क्या हो गया, और आप देखते हैं कि रूहाना जहाँ खेल रही थी वहाँ से 100 मीटर दूर पड़ी हुई है और खून बह रहा है। रूहाना को कुत्तों ने बहुत काटा है, और इस कदर काटा है कि उसके शरीर से मांस के टुकड़े अलग अलग हो गए। और जब आप उसको अस्पताल ले जा रहे होते हैं तो आपकी रूहाना अब नहीं रहती। काश ये कल्पना होती। ये कल्पना एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और ऐसी ही सच्चाई पिछले कुछ दिनों में अलग अलग रूप में हम भारतीयों के, हम लोगों के जीवन में आ रही है। परंतु हो ये रहा है कि ये आती हैं, खबर बनती हैं, पेपर में कहीं कोने में छपती हैं और निकल जाती हैं। आज तक ये फ्रंट पेज खबर नहीं बन पाई, और इसलिए आज इस वीडियो में इस बात पे बात होगी कि कैसे गली के कुत्ते हम इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिए हैं। और ये हमला आज 2014 के बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये हमले हमेशा से होते आए हैं, लेकिन समय से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे पे बात करें कि वजह क्या है कि हम इस मुद्दे को ध्यान नहीं दे रहे, और इस मुद्दे के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ आंकड़ों की बात कर लेनी चाहिए कि समझ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो कि इस देश में कितने आवारा कुत्ते हैं, कितने ऐसे कुत्ते हैं जो गलियों पे अपना ब्रैंड बसेरा लगाए बैठे रहते हैं। तो लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 के हिसाब से इस देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा कुत्ते हैं जो गलियों पे रहते हैं। और फिर हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो रेबीज़ के कारण उनका देहांत हो जाता है। तो उसका आंकड़ा WHO ने ये दिया कि विश्व भर में तकरीबन 55 से 56 हज़ार लोग ऐसे हैं जो हर साल रेबीज़ से मरते हैं, और इसमें से 36% लोग औसतन भारतीय होते हैं। फिर इसके बाद एक आंकड़ा आता है जिसमें ये पता चलता है अखबार के माध्यम से कि सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि सन 2019 जनवरी से ले लें और सन 2022 के जनवरी तक ले लें, तो हमें पता चलेगा कि हर रोज़ औसतन 11,467 भारतीय, अंग्रेजी में कहते हैं 11,467 इंडियंस को कुत्तों ने रोज़ काटा है। इतने भारतीयों को रोज़ कुत्ते काट लेते हैं।
और साल 2020 की बात अगर कर लें तो 68 लाख लोगों से ज़्यादा लोग, 68 लाख, इतने भारतीयों को कुत्तों ने काटा। तो जब इतने लोगों को काटा जा रहा है तो फिर कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो समाधान होना चाहिए। क्या ऐसा है कि इस पे हमारी सोशल मीडिया पे खबरें नहीं आ रही? क्या ऐसा है कि इस पे इंस्टाग्राम रील नहीं बन रही, बस कुत्तों को पुचकारने वाली ही रील बन रही है? तो इसकी एक वजह है, सबसे बड़ी वजह है सामाजिक वजह, सोशल कॉज। जब भी हम किसी भी पब्लिक हेल्थ वाली प्रॉब्लम का ना सोशल प्रोफाइलिंग करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जब कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम अमीरों पर भेद करती है तो उसके लिए दवाई और इलाज तुरंत उपलब्ध किया जाता है, तुरंत मुहैया कराया जाता है। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं और हाल ही में कोविड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से कोरोना वायरस ने अमीर और गरीब के भेद को मिटा करके दोनों के किलों में अपना आतंक मचाया और खूब जानें ली। पर चूंकि ये विकसित देशों की बीमारी पहले हुई और विकसित देशों में कई लोगों की जान गई, इसलिए वहाँ के अमीर देश, अमीर संस्थानों ने इसके लिए इलाज बनाना शुरू किया और दवाई बन गई। लेकिन आज अफ्रीका के देशों में इतना महामारी फैल रही, इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो गरीब हैं इसलिए उनके पास इलाज मुहैया नहीं कराया जाता। ठीक इसी तरीके से इस मुद्दे पे भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो या तो दिन दिहाड़ी काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, वो लोग हैं डेली वेज लेबरर, वो लोग हैं जिनको हम मैनुअल स्कैवेंजर्स कहते हैं, वो लोग हैं जो सवेरे सवेरे जब आप कभी कहीं निकल रहे हों तब आपको दिखेगा कि भाई सफ़ेद बोरी ऐसे कंधे पे लिए जा रहे हैं और आपके कचड़े के डब्बों से कुछ प्लास्टिक का कचड़ा उठा के लेके जा रहे हैं, जिससे उनको उस दिन की 2 रोटी सुनिश्चित हो जाएंगी। तो इन तरीके के इस वर्ग के लोग, या फिर आपके कुछ बच्चे जो खेल रहे हों, या फिर आपके घर के बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक की फिटनेस कर रहे हों, या फिर आप कभी खुद ही जो कभी कभी किराने की शॉप से लौट रहे हों, कुछ सामान लेके आ रहे हों, कुछ हरी भरी सब्जियां लेके आ रहे हों, उन पर ये कुत्ते अटैक या हमला कर देते हैं। तो जब इस सामाजिक वर्ग पर अटैक हो रहा है और उस वर्ग पे नहीं जो कि बहुत अमीर और संपन्न परिवार से है, चूँकि वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में दौड़ रहा है, जा रहा है, इसलिए इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही, इलाज नहीं हो रहा। दूसरी वजह है राजनीतिक। कैसे इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाया गया? कैसे हम जनता अपने माननीय नेतागणों से ये बात नहीं करते, ये मांग नहीं करते कि भैया हमें गली के कुत्तों से निजात चाहिए, इस प्रॉब्लम का समाधान चाहिए। आने वाले चुनाव समय में हम देखेंगे फिर से हम लोग धर्म, जात और हर मुद्दे पे बात कर लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि हमारे गली के कुत्तों से हमें परेशानी है। तो जब तक इसको पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोट बैंक पॉलिटिक्स में नहीं बदला जाएगा तब तक हमारे नेता लोग इस पर बात नहीं करेंगे। तीसरी वजह है कानूनन। हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स जैसे एक्ट और कानून और गाइडलाइंस तमाम हैं जो ये दर्शाती और बताती हैं कि किसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर किसी इंसान ने किसी जानवर पे हमला कर दिया, किसी कुत्ते पे हमला कर दिया, क्या जुर्माना होगा, कितनी सज़ा होगी। परंतु यही सब अगर कोई जानवर इंसान पे कर दे तो ऑब्वियसली आप जानवर को जेल पे तो नहीं डालेंगे, जुर्माना तो नहीं डालेंगे जानवर पे, लेकिन आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोकेंगे, इसके लिए कोई कानून, कोई गाइडलाइन है ही नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करके एक बोर्ड है, वो एडवाइस करता है सरकार को, पर 28 मेंबर का बोर्ड पूरे देश के लिए क्या एडवाइस कर पाएगा? और वो भी झुका हुआ है एनिमल्स के वेलफेयर की तरफ। चौथा हमारा बिहेवियरल रीज़न है कि किस तरीके से हम घरों के सामने उन कुत्तों को, गली के कुत्तों को खाना खिलाते हैं हर रोज़ अपनी दया के कारण, लेकिन वही दया किसी और के लिए एक अभिशाप बन के उभर सकती है आगे, ये हम नहीं समझ पाते। ये तो हो गए वजह कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कुत्ते काट रहे हैं, क्यों हम इस पर सावधानी नहीं बरत रहे, क्यों हम इसके लिए सॉल्यूशंस नहीं ला रहे। पर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो, क्या समाधान हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हम एक नेशनल लेवल पॉलिसी बनाएं, राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति बनाएं जिसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स को, उन सभी तमाम लोगों को लें जो लोग इस मुद्दे से प्रभावित हैं,
जैसे कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, जैसे कि आम जनता, जैसे कि कुछ एनजीओज जो इस पे काम कर रहे हों एनिमल राइट्स पे, जैसे कि सरकारी तंत्र, जैसे कि कानून के एक्सपर्ट्स, वेटरनरी डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोग। हमें इन सब को लेना होगा और फिर सबके साथ मिलके पॉलिसी बनानी होगी जिसमें सारी गाइडलाइंस एकदम अच्छे से लेड आउट हों, क्लियर हों कि कैसे हम कुत्तों की पॉपुलेशन को रोकें, कैसे हम कुत्तों का वैक्सीनेशन इंश्योर करें, कैसे हम उनके लिए शेल्टर्स बनाएं और गली के कुत्तों की संख्या हम कम करें गलियों में खास करके, और कैसे ये सुनिश्चित करें कि वो इंसानों को ना काटें। उसके लिए हमें इंसानों की तरफ जो भी काम करना होगा, उनका बिल्डिंग, उनका ट्रेनिंग, वो सब भी कर सकें। तो ये पूरी एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसको ज़मीन पर सुचारू रूप से चलाने के लिए ये हमें बाध्य करना होगा हमारी लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि शहरों के मामले में नगर पालिका, नगर निगम को, और गाँव के मामले में ग्राम पंचायतों को। और वो ये चीज़ सुनिश्चित कर पाएँ, इसके लिए हमें उन्हें मुहैया कराना होगा फंड्स, और इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की। इसके अलावा हम अगर कुछ चीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम अपने समाज को दो धड़ों में बंटने से बचा सकते हैं। हुआ यूं है कि कुत्तों ने काटा है इंसान को, अब इंसान चले हैं काटने कुत्तों को, जिसके साथ ये त्रासदी होती है। हम समझते हैं बहुत बुरा हुआ, पर वो गुस्से में क्या चाहते हैं और करने लगते हैं कि इन कुत्तों को ही मार डालना चाहिए। और अगर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन दो धड़ों में नहीं बटें कि एक धड़ा हो डॉग लवर्स वाला और एक धड़ा हो डॉग हेटर्स वाला, जो हर चीज़ में कहें कुत्तों को हटा देना चाहिए, और डॉग लवर्स वाला धड़ा कहे कि डॉग्स आर नॉट डॉग्स, दे आर माई लाइफ, और उनको ग्लोरीफाई करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग जो भी इस मुद्दे से प्रभावित हैं वो लोग आपस में आएं और एक नेशनल पॉलिसी बने। सरकार, हमारे जो माननीय नेतागण हैं, उनको अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो लोग एक इस पे पहल करें, और उसके लिए ज़रूरी हम जनता का एकत्रित होना है, हम जनता का इकट्ठा होना है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे बात होना ज़रूरी है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज ये मुद्दे अखबारों में बीच में कहीं कोनों में दब के रह रहे हैं। जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं होगी, सोशल मीडिया पे बात होनी ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, जागरूक होंगे, वैसे वैसे इस पे समाधान भी आएंगे। आज के ITM एपिसोड पे इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी टिप्पणी हो उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।